हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड। आज जो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करने वाले कारक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शरीर रसायन तथा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बॉडी केमिकल्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देखा था। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्रीन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में काफ़ी अधिक है। इससे निकलने वाले स्राव सिक्रेशंस को हार्मोन्स कहा जाता है, जो सीधे खून में मिल जाते हैं और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके स्राव से व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है निम्नांकित है। पहला है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। तीसरा है कंठ ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। चौथा है उपकंठ ग्रंथि, पाराथायरॉइड ग्लैंड। पांचवा है पैंक्रियाज ग्रंथि, पैंक्रियाज। और छठवां है यौन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड। इस चित्र में हम देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है। पीयूष ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क में होता है, जो चित्र में दर्शाया गया है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इस ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क में होता है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। इस ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से जो हार्मोन्स निकलता है उसे सोमेटोट्रोपिन या विकास हार्मोन्स कहा जाता है। बचपन में इस हार्मोन्स के अधिक निकलने से व्यक्ति के शरीर की लंबाई अधिक हो जाती है तथा इस हार्मोन्स की कमी हो जाने पर व्यक्ति बौना हो जाता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से सोमेटोट्रोपिन के अलावा एक और हार्मोन्स निकलता है, जिसे ट्रोफिक हार्मोन्स कहा जाता है। इस हार्मोन्स के सहारे पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि तथा यौन ग्रंथि के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखता है, सभी ग्रंथि के कार्यों पर अपना नियंत्रण करता है। इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के परवर्ती भाग से जो हार्मोन्स निकलता है उसे पिट्यूट्रीन कहा जाता है, जिसका कार्य शरीर में एक खास रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, चिकनी मांसपेशियों में सजगता, स्मूथ मसल्स के लिए सजगता तथा वृक्क को सामान्य ढंग से कार्य करने में मदद पहुंचाना आदि होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो किस तरह से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को आपातिक हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इस ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। इस ग्रंथि का स्थान वृक्क यानी किडनी के ऊपर होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस ग्रंथि के दो भाग हैं, बाहरी भाग तथा भीतरी भाग। बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कार्टीन कहा जाता है। इसके द्वारा चयापचय, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण होता है। कॉर्टेक्स द्वारा ठीक ढंग से कार्य नहीं किए जाने पर व्यक्ति में निष्क्रियता बढ़ जाती है, यानी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, सक्रिय नहीं रहता है। इस तरह के व्यक्ति में थकान तथा अनिद्रा, इंसोमेनिया भी तीव्र हो जाती है। प्रोटीन की मात्रा में बहुत कमी हो जाने से व्यक्ति में बेहोशी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। एड्रिनल मेडुला द्वारा दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, इपाइनेफ्राइन तथा नॉरइपाइनेफ्राइन। इन दोनों में से इपाइनेफ्राइन का महत्व अधिक है, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति, इमोशनल स्टेट का नियंत्रण होता है। भय, क्रोध आदि संवेग में इस हार्मोन्स का विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस हार्मोन्स को आपातिक हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। कंठ ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। इसका स्थान शरीर के कंठ के पास होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को थायरोक्सिन कहा जाता है, जिसका प्रभाव पूरे शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर पड़ता है। फलस्वरूप शरीर का विकास, ग्रोथ, इसके द्वारा काफ़ी प्रभावित होता है। बचपन में थायरोक्सिन की कमी होने से बच्चों में बौनापन की स्थिति तथा सयाना होने पर इसकी कमी होने से एक विशेष शारीरिक अवस्था
जिसे माइएक्सडेमा कहा जाता है उत्पन्न होती है। इसमें चयापचय की गति मंद हो जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के हृदय की गति, हार्ट रेट, श्वसन गति, रक्तचाप, शरीर का तापक्रम सामान्य अवस्था से कम हो जाता है। कंठ ग्रंथि के अधिक क्रियाशील होने पर थायरोक्सिन अधिक मात्रा में खून में मिलता है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म की संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था के उत्पन्न होने पर व्यक्ति अधिक जोशीला तथा सक्रिय नजर आता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तथा शरीर का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है तथा वह काफ़ी चिंतित नजर आता है। तो इस तरह से देखा हमने कि थायरोक्सिन किस तरह से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उपकंठ ग्रंथि, पाराथायरॉइड ग्लैंड। इस ग्रंथि का स्थान कंठ ग्रंथि के बगल में होता है और आकार में यह बहुत ही छोटा होता है, जिसका वजन 0.1 ग्राम के करीब होता है। इसे मैंने चित्र में दिखाने का प्रयास किया है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को पाराथॉर्मोन कहा जाता है, जिसके द्वारा खून में कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारण होता है। खून में कैल्शियम के स्तर द्वारा तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू में होने वाली उत्तेजनशीलता का नियंत्रण होता है। कैल्शियम अधिक होने से तंत्रिकाओं में उत्तेजनशीलता बनी रहती है। दूसरी तरफ यदि खून में पाराथॉर्मोन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, तो इससे व्यक्ति में शिथिलता बढ़ जाती है और उसके तंत्रिका ऊतक संतोषजनक रूप से कार्य को नहीं कर पाते हैं। इस चित्र के माध्यम से मैंने पैंक्रियाज को दिखाने का प्रयास किया है, जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह आमाशय के नीचे होता है। पैंक्रियाज, इस ग्रंथि का स्थान आमाशय स्टमक के नीचे होता है, जिसे हमने पिछले स्लाइड में देखा। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इससे दो तरह के हार्मोन्स इनकी दो विभिन्न कोशिकाओं बीटा कोशिका तथा अल्फा कोशिका से निकलता है। बीटा कोशिका, बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स को इंसुलिन कहा जाता है तथा अल्फा कोशिका, अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन्स को ग्लूकागोन कहा जाता है। इन दोनों तरह के हार्मोन्स में से इंसुलिन का महत्व अधिक है। रक्त में चीनी की मात्रा, ब्लड शुगर, इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होती है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम निकलती है तो रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यूरिन के सहारे चीनी की बढ़ी हुई मात्रा बाहर आने लगती है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। दूसरी तरफ जब इंसुलिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है तो रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर जरूरत से कम हो जाता है। इस अवस्था को हाइपोग्लिसेमिया कहा जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति में चिड़चिड़ापन हो जाता है, व्यक्ति बेचैन रहने लगता है, थकान अधिक हो जाती है, व्यक्ति चिंतित भी नजर आता है, बात बात पर इरिटेट हो जाता है, व्यक्ति में भ्रम तथा विभ्रम, हेलुसिनेशन अधिक होने लगती है, व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में भी कभी कभी चला जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंसुलिन के द्वारा किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह से प्रभावित हो सकता है। यौन ग्रंथि, सेक्स ग्लैंड। महिलाओं की यौन ग्रंथि को ओवरी तथा पुरुष की यौन ग्रंथि को टेस्टिकल कहा जाता है। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स को एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। टेस्टिकल से निकलने वाले हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। ये हार्मोन्स महिला तथा पुरुष के प्राथमिक, प्राइमरी और गौण यौन गुण, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स के विकास में सहायक होते हैं, जो पुरुष तथा महिला के शारीरिक परिवर्तन और प्रजनन क्षमता से संबंधित होते हैं। जैविक कारक या आनुवंशिक कारक के अंतर्गत हमने देखा शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब हम देखेंगे स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में स्नायुमंडल का स्थान प्रमुख है। मनोवैज्ञानिकों का सामान्य विचार यह है कि जिन व्यक्तियों का स्नायुमंडल अधिक विकसित तथा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी बुद्धि अधिक होती है तथा उनमें परिस्थिति के साथ समायोजन करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति का स्नायुमंडल कम विकसित होता है तो वैसे में व्यक्ति कम बुद्धि का होता है तथा उसकी अभियोजन क्षमता भी कम होती है। फलस्वरूप समाज के व्यक्ति उसे उपेक्षा एवं घृणा की नज़र से देखते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों में असामाजिक शील गुण तथा
चरित्र विकृति कैरेक्टर डिसऑर्डर विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से आज का यह पार्ट 2 वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।